हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आए हैं, है ना। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाने वाला प्रश्न जो अभी तक बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, यूपी, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ तक कि जेई और नीट के भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे क्योंकि ये चैनल का क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी 70 में 70 मार्क्स लाने हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि ये आपको जो वीडियो होगा इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा वो केवल टिक मार से नहीं बल्कि आपको कंसेप्ट भी सिखाया जाएगा, है ना। तो केवल टिक मार नहीं, यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे ढंग से दिखाई दे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका है ना, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे सीबीएसई में भी बहुत बार आ चुका है, बिहार बोर्ड में भी आपका बहुत बार आ चुका है ना। तो खैर अभी सीबीएसई से ये पी ब्लॉक, चूंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट जो आप लोग सीबीएसई में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड वगैरह बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प हो जाएगा कैसे हम बनाते हैं, आप खाली देखते जाए, है ना। तो XeF2 जेनन डाइफ्लोराइड, इसका नाम क्या है, XeF2 यानी जेनन डाइफ्लोराइड, इसका संरचना बनाना है। तो इसको एक ट्रिक से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको भी देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग बनाते हैं। तो XeF2 है, तो हम लोग इसको वैलेंस सेल वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी से बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकल गया तो ये दोनों को जोड़ के हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे और वहां से स्ट्रक्चर इसका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर जितना भी है ना, जितना भी ये सराउंडिंग एटम होता है, आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में दो तरह का एटम होता है, कोई सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, और एक सराउंडिंग एटम होता है जो घेरा हुआ परमाणु होता है, ठीक। तो यहाँ पे घेरा हुआ एटम कितना है, तो दो है। देखिए जेएनएन को दो फ्लोरीन घेरा है, तो जितना भी घेर के रखेगा उतना आपको याद रखना है, वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए XeF4 दे, है ना, अगर इसमें बॉन्ड पेयर पूछेगा तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो याद रखना है 4, समझ में आ रहा है। अगर XeF6 दे, अगर इससे आपको बॉन्ड पेयर पूछेगा तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर आपको याद रखना है 6, ठीक। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालना, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं समझना है, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बात समझ में आया। जितने भी सराउंडिंग एटम की संख्या होगी वो बॉन्ड पेयर कहलाती है। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो अब लोन पेयर निकालने के लिए आपको उस जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जेनन आपका होता है ग्रुप 18 का, आपको पता है। ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे हीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। ये ग्रुप 18 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ग्रुप है ये। समूह 18 के तत्व हैं और ये बहुत ही अक्रिय होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जनरली भाग नहीं लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं आपको जेनन कंपाउंड बनाया हुआ है, तो इसके पीछे भी रीजन होता है, तो सब रीजन हम लोग बाद में बात करेंगे। जेनन का यहाँ पे दो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ है, डाइफ्लोराइड बना है यहाँ पे, तो ये ग्रुप 18 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। तो 8 आपको डॉट देने हैं, जितना जो भी सेंट्रल एटम होगा ना, उस सेंट्रल एटम के आपको उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दे देना है, ठीक। तो चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 डॉट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आपको देखना है, तो फ्लोरीन जैसे मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, मतलब एक फ्लोरीन को कितने का रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो एक ही यूज करेगा, एक फ्लोरीन यहाँ यूज कर लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ यूज कर लेगा। अब जो बच गया जो इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना, पेयर के फॉर्म में।
तो एक पेयर बचा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, यानी लोन पेयर कितना हो गया 3। ठीक, तो ये जो लोन पेयर 3 हो गया, तो ई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ने से इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, मतलब कितने बन गए 5। अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगा तो उसका संरचना कैसा होगा, तो आप इसको चलिए हम लोग नीचे इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि अगर बॉन्ड पेयर है ना, अगर बॉन्ड पेयर 2 आया यहाँ पे और लोन पेयर 3 आया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के लिए आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है ना। बीच में कौन है यहाँ पे, जेनन है, तो इस तरह से आपको इसका एक स्केलेटन तैयार कर लेना है। ठीक, इस तरह से एक स्केलेटन बना लेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है इस वाले पद यहाँ पे डालना होता है। फ्लोरीन यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो फ्लोरीन होता है एक्सियल पे। ठीक, एक्सियल होता है, एक एक्सियल एक्सिस होता है, एक इक्वेटोरियल, है ना। ये वाला जो है, ये वाला जो पोजीशन होता है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम, ये वाला जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक, जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ पे रहता है, एक्सियल एक्सिस पे रहेगा। और इस पोजीशन पे क्या रहेगा, तो इस पोजीशन पे रहता है लोन पेयर। क्या रहेगा, लोन पेयर रहता है, याद रखना है ना। तो इसका अगर संरचना पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो इससे स्ट्रक्चर और शेप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। अगर अच्छे से लिखे तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आ रहा बात, कैसे कैसे निकाले, क्लियर हो गया। शेप कैसे निकालते हैं, या आकृति, शेप को हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृति। आकृति हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको आकृति याद रखना है। आकृति केवल बॉन्ड पेयर को देखकर निकालते हैं। किसको देखकर निकालते हैं, केवल बॉन्ड पेयर को। और संरचना किसको निकालते हैं, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देख के निकाला जाता है, याद रखना है। इसमें आपको दोनों को काउंट करना होता है। शेप जब भी निकालना है तो केवल बॉन्ड पेयर को देखेंगे। बॉन्ड पेयर मतलब ये जो है ना, ये सब को हम लोग यहाँ से कवर कर ढक देंगे, तो इसका आकृति निकल के आएगा लीनियर। लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखिक। ठीक, समझ में आया बात। तो इस तरह से XeF2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर निकल के आ गया। मतलब जो बच्चे अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, इसीलिए बोला जाता है कि 11th क्लास आपको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि बेस वही बनाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़े होंगे उससे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अगर उसी तरह से XeF4 का और XeF6 का भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसका जैसे अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो Xe के पास 8 होता है ना, 4 ये यूज कर लेगा, माने 4 बचेगा। 4 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। जैसे 8 लिख लेंगे हम लोग इस तरह से, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, 4 फ्लोरीन यूज कर लिया, तो कितना पेयर बचा, 2। तो वही बोल रहे हैं, माने इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 6। मतलब इसका संरचना कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। शेप अगर बोलेंगे तो शेप कैसा होगा, तो शेप इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, है ना। अगर इसमें बोले तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 6। लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर 1, क्योंकि 6 तो यूज हो गया, मतलब 2 को खाली बचेगा, है ना। माने 1 लोन पेयर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 7। तो 7 का कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। और शेप अगर बोलेंगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय, है ना। ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए और आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया दिए। इसलिए बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, 10 नहीं, 10 से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका पूरा इनऑर्गेनिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का है। तो MCQ के क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स को थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कोबाल्ट। तो इसमें किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये बिहार बोर्ड में, देखिए ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है
और बहुत बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो भी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, स्पेशली जेई और नीट के बच्चे के लिए तो काफ़ी यूजफुल है क्योंकि क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कोबाल्ट, तो कोबाल्ट किससे पाया जाता है अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन सी में, विटामिन B12 में। क्या होगा आंसर? विटामिन सी, विटामिन B12 किस में होता है? तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 होता है, इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोकोबालामिन्स। और इसी के साथ अगर अलग बोले हम तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इसमें बोलना है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में बोलेंगे तो इसमें आयरन, और इसको विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन को डील कर लिए। ठीक, तो ये सब सारा चीज याद रखना है। ये भी पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा मेटल्स पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? तो आयरन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछता है तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ठीक, चलिए इतना दूर समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा चैप्टर से था? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO2 मॉलिक्यूल? H3PO2 अणु में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, याद है किसी को? क्लास 11th में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? रेडॉक्स में। ठीक, कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए H3PO2 है, इस H3PO2 में हमको P का निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं? X। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसका? फास्फोरस का मैंने मान लिया X। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपको याद रखना है दोनों तरह का बिहेवियर होता है, ये +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। ठीक, लेकिन जब कभी भी एक स्पीसीज है, एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है ना, तो उस केस में ये जो जनरली पॉजिटिव ही शो करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही कौन सा बंधन बनता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन बंधन बनता है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या शो करेगा? +1। ठीक, तो +1 × 3, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे? X प्लस कितना ऑक्सीजन है? 2 है, तो 2 × -2 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हो गया कितना? 3 + X -4 बराबर कितना? 0। तो x कितना हो गया? 3 - 4 मतलब x - 1 बराबर 0, मतलब ओवरऑल x का वैल्यू क्या आया? +1। तो आपको याद रखना है H3PO2 में अणु में फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या कितना आई? +1। इसी तरह से आपके क्वेश्चन H3PO2 का है ना, यहाँ पे H3PO2 है, H3PO3 भी आ सकता है, H3PO4 भी आ सकता है ना। तो ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से सिमिलर मैनर में आपको निकालना है ना, सिमिलर तरीके से आपको निकालना है। इसमें हाइड्रोजन को क्या लेना है? +1, ऑक्सीजन का क्या लेना है? -1। हालांकि ऑक्सीजन भी 3 तरह का वैलेंसी शो करता है, तीनों का नाम अलग अलग होता है। एक को बोलते हैं -2, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका, साधारण, है ना। एक होता है -2, ये होता है कौन सा फॉर्म में? ये होता है पेरोक्साइड के फॉर्म में। ठीक, और एक होता है O2, ये होता है -1, है ना। ये होता है सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन 3 तरह का होता है, एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक बोलेंगे हम लोग पर ऑक्साइड। ठीक, जैसे H2O2 का आपने नाम सुना होगा, H2O2, है ना, H2O2 इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। और KO2 जो होता है ना, इसको पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटासियम सुपर ऑक्साइड। तो इसका भी है ना याद रखना है, इसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, और फ्रांसियम, ये कौन सा? ग्रुप नंबर 1 है। तो यहाँ से जो एलिमेंट होता है यहाँ तक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम से, तो हाइड्रोजन लिथियम जो होता है ये बेसिकली बनाता है कौन सा? ये हाइड्रोजन और लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है ना,
और यहाँ से जो बड़े एलिमेंट हैं ये कौन सा बनाते हैं, जनरली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, याद रखना है इस चीज को। ओके, तो इतना सारा चीज आपको जानकारी मिला। ये भी कंपाउंड याद रखना है, H3PO3 H3PO4, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है ऐसे, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, है ना। ICl I2 से क्यों ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो इसके पीछे ICl को हम लोग बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, है ना। कौन सा कंपाउंड बोला जाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। तो जब कभी भी, पहले हेलोजन याद आपको रखना है, ग्रुप 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है इसको हेलोजन कहा जाता है। ग्रुप के 17 को क्या कहा जाता है, 17 के जितने भी तत्व होते हैं इनको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन क्यों कहा जाता है, हेलो मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मर, मतलब सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। तो ICl को इंटर हेलोजन क्यों कहेंगे, तो क्योंकि एक हेलोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हेलोजन के मॉलिक्यूल से आपस में कंबाइन करके बनाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, शुरू वाला जो होगा, मतलब जैसे यहाँ पे ये है I जो होगा शुरू वाला एलिमेंट, ये एक तरह का बोल सकते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ये छोटे होंगे। तो बड़ा वाला मॉलिक्यूल में छोटे वाले मॉलिक्यूल रह सकते हैं। जैसे हम बोले कि ICl3 हो सकता है लेकिन Cl I3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है मतलब ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग x से दिखाते हैं। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि Cl2 I2 से अधिक अभिक्रियाशील क्यों है, सॉरी यहाँ पे ICl होगा, क्वेश्चन था ICl, मिसप्रिंट है, ICl I2 से विक्रियाशील क्यों है। तो देखिए ICl जो है इसमें आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग हेलोजन है, दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो अलग अलग होगा। विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, नीचे जाने से क्या होता है, घटता है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर एस्टेटिन का, फिर टेनेसी का, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आंटी आई, टेनेसी आंटी। ग्रुप 17 को ऐसे याद करवाते हैं हम लोग। उसी तरह से 18 का था हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रंगीन, है ना, ओरिजिनल, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे पार्शली ए नेगेटिव और इस पे पार्शली पॉजिटिव, मतलब एक तरह का आयनिक कैरेक्टर इस पे थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और ये I और Cl में टूट जाता है ना, I प्लस Cl माइनस, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो ये टूट जाएगा तो अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, विद्युत ऋणात्मकता का क्या हो गया, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ गया, तो इसलिए ये हो गया। और दूसरा चीज आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे मतलब किस तरह से, तो जैसे इस तरह से I2 जो होता है ये दोनों में क्या है, सेम साइज के एटम आपस में बॉन्ड बनाए हैं, सेम साइज के एटम बॉन्ड रहना है। जैसे इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपका बॉन्डिंग 12th के बच्चों के साथ अच्छा होगा, है ना, दोस्ती भी आप लोग का अच्छा होगा, है ना। 12th के बच्चों के साथ अच्छा बॉन्डिंग होगा। अगर 12th का बच्चा को दोस्ती अगर 10th से हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगता है केमिस्ट्री में भी कि कंपेरेबल अगर साइज का है तो उसमें बॉन्डिंग अच्छा होता है। कंपेरेबल साइज का है तो बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा होता है। ठीक, कंपेरेबल साइज मतलब लगभग बराबर, या अगर सेम है तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे वही चीज है, I और I दोनों तो I ही है ना, तो I के बीच में बॉन्डिंग अच्छा होगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को यहाँ पे संरचना बनाना है, किसका बनाना है, तो H2SO7 का और XeF6 का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको ओलियम बोलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, XeF6 हम लोग डिस्कस कर चुका है ना, इसका संरचना हमने डिस्कस कर चुका है इसके पीछे। तो अभी यहाँ पे हम लोग किसको देख लेंगे, केवल ओलियम को देख लेते हैं। ठीक, ओलियम इसको नाम याद रखना है। और ये ओलियम आपका कांटेक्ट प्रोसेस जो होता है, कांटेक्ट प्रोसेस मतलब सल्फ्यूरिक
एसिड का बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है, तो उसमें ये बनता है। इसी का जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जाके 98% सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। याद रखना इस चीज को। कौन सा प्रोसेस नाम बताएं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसी तरह से और एक प्रोसेस का नाम याद कर लीजिए आप, हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं हम लोग? अमोनिया बनाते हैं। चलिए ये दो प्रोसेस याद हो गया। चलिए इसका संरचना बनाते हैं। संरचना बनाने का भी आपको ट्रिक यहाँ पे सिखा रहे हैं हम कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से। H2SO7 है ना, देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले दो यहाँ पे सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, सल्फर को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम यही करना है। अगर दो सल्फर है तो दो सल्फर दो फास्फोरस इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस में हमको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके पास 7 ऑक्सीजन आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इस तरह से जोड़ देना है। ये ट्रिक बता रहे हैं हम कैसे करना है। किसी भी कंपाउंड को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, एक एक ऑक्सीजन दोनों को बांट दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कितना ऑक्सीजन इसके पास बच रहा है? इसके पास बच रहा है टोटल 5, और हाइड्रोजन कितना है? 2। मतलब ये हाइड्रोजन का बंटवारा जो होगा वो किस तरह से होगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन जब कभी भी जुड़ता है तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा शेप फिल करता है। हाइड्रोजन ज्यादा शेप किसके साथ फिल करता है, तो हम क्या बोले, हाइड्रोजन ज्यादा शेप फिल करता है ऑक्सीजन के साथ, और किसी के साथ? फ्लोरीन के साथ, और किसी के साथ? एन के साथ। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग है ना, मजबूत बंधन बनाता है। ठीक, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, तो इस तरह से आपको समझना है। एक हाइड्रोजन हम इस OH को दे दिए इधर, और एक इस तरह से इसे दे दिए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कितना बच गया, तो हम लोग का 4 ऑक्सीजन खत्म हो गया, 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, बचा कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन बच रहा है। तो एक और इसको दे दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, एक इसको भी दे दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे एक ये ब्रिज टाइप का बना देना है। ठीक, तो ये बन गया हाइड्रोजन H2SO7 का स्ट्रक्चर। अब इससे क्वेश्चन एक पूछता है कि बेसिसिटी कितना होगा। तो बेसिसिटी आपको कैसे निकालने हैं, जितने भी OH यहाँ पे दिखेंगे है ना, बेसिसिटी किसको बोलते हैं पहले याद रखना है, रिप्लेसेबल। जितना भी हाइड्रोजन आयन कोई भी कंपाउंड देता है, ठीक, इसमें से, तो ये वाला बॉन्ड ये निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर पता है आपको। ऑक्सीजन का नेचर कैसा? लालची है। सबसे ज्यादा लालची कौन? फ्लोरीन, फिर कौन? ऑक्सीजन, फिर कौन? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन चूंकि साइज छोटा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेके रिलीज कर देगा यहाँ से H+ बन के निकल जाता है ना। तो कितना निकला? 2 निकला, तो इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगी? 2। क्लियर है, समझ में आ रहा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सिक्का धातु कहा जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। तो आपको याद रखना है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है ना, इसको क्वाइनेज मेटल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्वाइनेज मेटल ग्रुप। इसको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड याद रखना है इस चीज को। क्लियर है? आयरन कॉपर निकल नहीं है, कॉपर जिंक नहीं, याद रखना है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, क्वाइनेज मेटल। बॉन्ड इंथैल्पी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन, वाई। मतलब फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो क्लोरीन के कारण, क्लोरीन के बॉन्ड इंथैल्पी से कम क्यों होता है, यानी क्लोरीन का बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा क्यों होता है ना, डेल्टा BE, या ऐसे लिखिए डेल्टा HBE है ना, बॉन्ड इंथैल्पी। इसका कैसे आंसर लिखना है, आपको ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो आप इसका लोन पेयर को इस तरह से देख लीजिए है ना। यहाँ पे आपको पता है कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, यानी फ्लोरीन का साइज से क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो साइज जब बड़ा होगा, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। कौन सा रिपल्सन होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है। जैसे सिंपली समझना है, जैसे एक घर है, इस घर में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक, और अगर बाहर से और 1-2 बच्चा आ जाए तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है बच्चा, रूम मान लीजिए एक ही है, रूम की संख्या 1 है, और ई वाला में रूम 2 है, ठीक, रूम 2 है, तो इसमें
लड़ाई झगड़ा कम होगा, इसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, तो लड़ाई झगड़ा जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये चाहेगा कि बॉन्डिंग नहीं बनाए, यानी इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये बॉन्ड उतना आसानी से नहीं टूटता है। तो ये रीजन आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक, है ना। तो इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय तत्व है, ये निकालना है, कौन सा संक्रमण तत्व जो है प्रतिचुंबकीय है इसमें। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी मैंने एक ग्रुप लिखा था, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। कौन सा मेटल बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल। और आपको पता होगा ये कौन से ग्रुप में आता है ना, कौन सा ग्रुप में आता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तीनों एक ही ग्रुप में आता है, एक ही समूह में आता है। कौन सा समूह में आता है आप बता सकते हैं। तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये ग्रुप संख्या कितने में, 11 में आता है। कॉपर के बाद जिंक होता है ना, तो कॉपर 11 में, जिंक कैडमियम मरकरी, ये ग्रुप 12, समूह 12 के तत्व हैं। तो इसमें क्या है, आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता होगा, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें D10 होता है ना, D10 होता है और S2 होता है इसमें। ठीक, और कॉपर वाला जब बात करते हैं इसमें तो S1D10 होता है। ठीक, चाहे वो जैसे कॉपर का अगर लिखते हैं हम लोग, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, कॉपर का 29 होता है ना, तो लिखते हैं हम लोग आर्गन 4s1 3d10। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या है, तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए आपने पढ़ा होगा कि कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा होता है पता है आपको। तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, किस में बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कॉपर का भी लिखे हम, है ना, तो कॉपर का अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कॉपर का क्या लिखते हैं, आर्गन और 4s1 और 3d10, है ना। तो इस केस पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका डी का पूरा फील्ड है, डी पूरा का पूरा फील्ड है। ठीक ना, 5-10 इलेक्ट्रॉन होता है डी में, आपको पता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होता है इस तरह से। ठीक, 4s1 है यहाँ पे, लेकिन अगर कॉपर प्लस कर दिए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉपर 2 प्लस कर दें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे भी ये डायमैग्नेटिज्म है ना, तो कॉपर प्लस होने वाला डायमैग्नेटिज्म होगा। लेकिन अगर कॉपर 2 प्लस कर दे तो उस केस में D9 हो जाएगा, है ना। तो D9 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 भर ली, 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, यानी इसका नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म। आपको ये याद रखना है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। सारा का सारा अगर पेयर्ड रहता है तो वो डायमैग्नेटिज्म में होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Ag प्लस बोला तो इस सब में D10 आएगा, Zn2 प्लस भी बोला था तो Zn2 प्लस मतलब 4s, इसका क्या होता है 4s2 और 3d10 होता है नॉर्मल केस में। 2 प्लस है, मैंने 2 यहाँ से निकाल देना है तो D10 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। Au प्लस भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि एक प्लस वाले केस में इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D10 आएगा, है ना। लेकिन जैसे ही 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे D9 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदंती लिगेंड है। द्विदंती मतलब समझ में आता है, द्विदंती लिगेंड मतलब जिसका 2 गो दांत है। दांत कहने का मतलब डोनर साइट, दांत का मतलब यहाँ पे डोनर साइट, है ना। तो 2 डोनर साइट वाला यहाँ पे पता करना है। तो ADTA आपको पता है, ADTA हेक्साडेंटेड होता है, माने 6 इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ डोनेट कर सकता है।
इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट होता है। ठीक, तो ये तो हेक्साडेंटेड हो गया। क्वेश्चन अगर पूछता है कौन सा हेक्साडेंटेड होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, एडीटी है। इथिलीन डायमीन यही है ना, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। कैसे देख लेते हैं इसको, इथिलीन डायमीन है ना, CH2 NH2 और NH2। तो इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे यही, इसी के साथ वो क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। एसीटेट आयन सिंगल है, मोनोडेंटेड है। कैसा है, मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड। पिरिडीन आपको पता होगा इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट मेटल क्यों होता है। तो अभी जस्ट हम बताया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये किस समूह में आते हैं। तो समूह आपको याद रखना है, समूह संख्या से कितना है, 12, ग्रुप 12 है। और ग्रुप 12 को हम लोग और एक चीज बोलते हैं, इसको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रुप 12 को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। तो क्योंकि आपको याद रखना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जिसके भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कंप्लीट डी का सारा कक्षक अगर भरा हुआ है तो उसको संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। माने संक्रमण तत्व इसको बोलेंगे तो D1 से D9 अगर उसके इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी है ना, ये सब सॉफ्ट मेटल क्यों है, तो उसके पीछे रीजन अभी बोले हम कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस जो होता है किसी भी मेटल का, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों चीज। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो क्या होगा, हार्ड। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो सॉफ्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो हार्ड। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला केस में तो आपको मैंने अभी बताया, इसका सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, D10 है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जब D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है तो मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बना पाता है, ठीक ना, मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बना पाता, मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे वीक बनता है। इसी कारण इनके ये सॉफ्ट होते हैं। लिखा जाएगा इस तरह से, लिख लीजिएगा आप अच्छे ढंग से बना के कि ग्रुप जो 12 के तत्व होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 होता है, यानी डी में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है, संपूर्ण रूप से उसकी कक्षक डी कक्षक जो होती है भरी होती है। भरी होने के कारण वहां पे मेटलिक बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। तो मेटलिक बॉन्डिंग नहीं बन पाने के कारण अच्छे ढंग से वो क्या हो जाता है, वीक बन जाता है। वीक यानी सॉफ्ट होते हैं नेचर के। ठीक, सॉफ्टनेस और हार्डनेस किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। कौन सा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो मेटलिक बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है ना, योगात्मक एडिशन पॉलीमर है ना। तो नाइलॉन 6, डेक्रोन, ये तीनों कंडेंसेशन पॉलीमर है ना। संघनत, ये वाला हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन होता है ये योगात्मक होता है, बाकी ये सब संघनित बहुलक कहलाते हैं, है ना। संघनित बहुलक उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि जो दो मोनोमर होते हैं, यानी जो सिंगल यूनिट होते हैं। पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर से। तो अगर मोनोमर के मिलने में छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलते हैं तो उस तरह के पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। लेकिन अगर सिंपली दो, जैसे यहाँ पे दो इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए है ना, कुछ मॉलिक्यूल का बाहर नहीं हुआ, इसको पॉलीमराइजेशन करके हम लोग दिखा देते हैं इस तरह से, CH2 इस तरह से जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन इस केस में नाइलॉन 6 जो है, इस केस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल
प्रोडक्ट बनने के बाद यानी पॉलीमर बनने के बाद निकलते हैं, तो इसलिए इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक, तो उच्च घनत्व पॉलीथीन यही वाला है। उच्च घनत्व पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, इथीन ही होता है। तो इथीन के बहुत सारे जब मोनोमर्स यानी एक लग जब आपस में मिलते हैं तो बहुलक बनाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो आपको इसको देख लेना, इसमें कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, NaCl4। बाकी आप बना के देख लीजिएगा। प्रतिचुंबकीय पहले ही बताया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिचुंबकीय है, अगर नहीं हुआ तो डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय बोलते हैं उसको हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमोलिक्यूल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, फ्लोरीजन है, ATP है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बोल रही, कौन इसमें से सर सही होगा। तो इसको मैंने तो बताया था, मैग्नीशियम किसका होता है, तो क्लोरोफिल का होता है। हीमोग्लोबिन में कौन रहेगा, आयरन रहेगा। फ्लोरीजन यहाँ पे क्या है, तो फ्लोरीजन एक एक्चुअली हार्मोन होता है जो फूलों को बढ़ाने के लिए, फ्लोरी मतलब फूल, फूलों के बढ़ाने के लिए एक प्रोटीन टाइप का ही होता है जो बढ़ाता है। ठीक, ATP एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियम 3 इज इजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4, यानी सीरियम का जो +3 वाला है वो सीरियम का +4 में क्यों जाना चाह रहा है, तो उसके पीछे रीजन बोल रहा है। तो जब ये जाना चाह रहा है इसका मतलब है कि इधर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब कैसे इसको चेक करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन देख करके, है ना। सीरियम का कितना होता है तो आपको पता है, इसका 58 होता है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर सीरियम का बोले हम लोग, यानी 58 का अगर बोले, तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो Zn 4f1 5d1 और 6s1 होता है। ठीक, नहीं कुछ गड़बड़, हाँ 6s2 होता है। ठीक, 6s2 5d1 4f1। तो अगर मान लीजिए +3 में बोल रहा है, मतलब इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मतलब 4f1 5d0 और 6s यहाँ पे क्या 0, हाँ यहाँ 0 होगा। तो जब 3 निकल गया, 3 कहाँ से निकलना है, इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी निकालना है तो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। तो पहले 6 से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d से निकला 2 और 1 3 निकल गया, है ना। तो एक यहाँ बच रहा है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये Zn की तरह बन जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट का, कोई भी तत्व की यही इच्छा होती है कि हम किसके से बन जाए, नोबल गैस की तरह बन जाए। तो यहाँ पे कहानी वही है, इसीलिए वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो Zn की तरह बन जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब 4f से ये इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, मतलब 4f 0 हुआ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, Zn की तरह। तो इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। 4f 0, 5d भी 0 और 6s 0, ये तो पहले से दोनों निकल गया था 3 में, तो इसीलिए ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वह complex संकुल, द complex in which central metal atom has no d electron is, तो जिसमें d इलेक्ट्रॉन नहीं हो यानी d 0 हो, उसका हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी आपका सारे का क्या करना है, कौन सबसे पहले निकाल लेना है। जैसे इस केस में जब निकालेंगे तो इस पे +7 चार्ज आएगा, और +7 जैसे ही आएगा तो इसमें d0 आ जाएगा। इस केस में देखेंगे तो हम लोग कोबाल्ट पे 3+ आएगा, क्योंकि अमोनिया पे क्या चार्ज होता है बताए थे हम, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। तो कोबाल्ट पे 3+ जब देखेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट का कितना होता है 27, आर्गन 4s2 और 3d7 होता है ना, तो 27 है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से, यानी 3d6 बच रहा है, तो d इसमें तो बच रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। बाकी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पे Fe3+ आएगा, यहाँ पे Cr3+ आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, जिसमें d इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं होता, तो MnO4-। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको याद रखना है, पर मैग्नेट आयन बोलते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। पोटासियम परमैंगनेट आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट में उसी तरह से क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, NiCO4 टेट्राहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है,
तो टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक है कि ये, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं ना, इसको ये आप बनाइएगा, ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे सेशन आपका ख़त्म होता है। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। साथ ही साथ इसके आगे का हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री का फिर से सीरीज नंबर 2 लेकर के आएंगे, तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री का एक सीरीज नहीं देखें देख लेंगे। और अभी ये कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता, ठीक, आपका प्रैक्टिस ये चैनल करवाता रहेगा। क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए लेकिन तैयारी कहाँ से होगा, इसी चैनल से होगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, have a good day, good night, okay, thank you very much।